Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's session. I would like to start from the verse from the Holy Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. When I was thinking about the topic of ethics, this statement was echoing in my mind, and the statement as presented by Sheikh Sadi, it says that मैं रब से डरता हूं और रब के बाद इस शख्स से डरता हूं जो रब से नहीं डरता. एक्चुअली यहां पर डर से मुराद कॉन्शियस होना है और डर से मुराद लोगों के उस शर से पनाह मांगना है जो शर बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा नुकसान वो पहुंचा देता है. और उस शख्स से डरने की वजह क्या है, उससे रिलेटेड एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है. The Prophet said, if you do not feel shame, then do whatever you like. Sahih Bukhari, hadith number 3484. अगर हम इसका उर्दू का तर्जुमा करें, it says, जब तुम में हया ना हो फिर जो चीज चाहे करो. The Arabic word haya, it has got many connotations. And if we go into the detail of the word haya, it refers to a bad or unnecessary feeling accompanied by embarrassment. और ये हया जब हम इसको मल्टी कॉनोटेशन में यूज करते हैं तो it is linked with attitude, it is linked with dress, it is linked with worship, it is linked with speech, and it is also linked with the dealings, मामलात जो लोगों के माबैन वो होते हैं. और जब कोई शख्स इस हया को छोड़ दे तो फिर उससे किसी भी शर की उम्मीद वो की जा सकती है, वो किसी भी एक्सटेंट पर जाकर नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज उसमें अगेन आई एम रेफरिंग टू द वर्ड हया का जो एलिमेंट है, इट इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे सच वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी बुनियाद शायद बहुत सारे झूठ के ऊपर है. और बाज़ औक़ात एक झूठ को छुपाने को आपको कई सारे और झूठ वो बोलने पड़ते हैं, यहां तक कि वो झूठ शायद आपको सच बनकर दिखना शुरू हो जाए. यहां पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे कंप्रोमाइजेस हैं जो रोजमर्रा के मामलात में लोगों ने एडॉप्ट कर रखे हैं. वो उर्फ आम चीजें बन चुकी हैं और उस एलिमेंट को, उस एस्पेक्ट को, उस बज़ाहिर सच को झूठ समझा नहीं जाता, बज़ाहिर उस बुराई को बुराई समझा नहीं जाता. नतीजतन हम एक के बाद दूसरा कंप्रोमाइज, दूसरे के बाद तीसरा कंप्रोमाइज वो करते चले जाते हैं, यहां तक कि हकीकत से बहुत दूर पहुंच चुके होते हैं. हम में से हर कोई कंफर्टिंग लाइज की तलाश में है. ऐसे झूठ, ऐसी बुराई या ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि जिसमें हमें सिर्फ कंफर्ट नजर आए. हम इस बात को नहीं कर जानते कि उस कंफर्ट की तलाश में बहुत से जो सच हैं, बहुत सी जो कड़वी हकीकतें हैं, हम उनसे अपनी आंख बचा रहे हैं, हम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं.
और उस कंफर्ट की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की सबकत में जाने के लिए हम बाज़ औक़ात हद से तजावुज वो भी कर जाते हैं। नतीजतन एक ऑपरेशन की फिजा वो कायम हो जाती है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें के हर कोई अपने मातहत को, अपने से नीचे वाले को दबाने के सिलसिले में, अपनी ताकत के इजहार के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए, वो इंसानियत के तकाजों से भी बहुत आगे निकल जाता है। और वो इस चीज को नहीं जान पाता कि कल को कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर आकर उसको उसी तरह ही प्रेशराइज कर सकता है जिस तरह से उसने दूसरों को प्रेशराइज किया या जिस तरह से उसने जुल्म का रास्ता वो इख्तियार किया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई सक्सेस की दौड़ में गिरफ्तार है और उस सक्सेस की दौड़ में लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज कर लेते हैं और दूसरे लोग जो ताकत में हैं, जो रुतबे में हैं, दे बिकम सो ईगोसेंट्रिक और उनका ईगोसेंट्रिक होना बाज़ औक़ात दूसरों को मजबूर कर देता है कि वो अपनी अना का सौदा वो भी कर लें। लेकिन इस पूरे मामले में ये डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ट्रिकी है कि असल में कामयाबी और सक्सेस उसका पैमाना है क्या। क्या कामयाबी और सक्सेस का पैमाना मालो दौलत है? क्या कामयाबी और सक्सेस का पैमाना शाहो हशमत है? क्या कामयाबी और सक्सेस का पैमाना इल्म और हिकमत है? हम बाज़ औक़ात अपनी सक्सेस को भी अपने लिए ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते। हम अपनी जिंदगी के अंदर अफोर्डेबल लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पाते जो उस सक्सेस के हसूल के लिए आपको बियर करना पड़ता है। और यह बात याद रखिएगा कि अफोर्डेबल लॉस सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होता। अफोर्डेबल लॉस कैन टेक मेनी शेप्स। इट कैन इवन बी इन फॉर्म ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, it can even be in form of relationships, it can even be in form of your social status, it can take so many shapes. It all depends कि आपके लिए लाइफ में अफोर्डेबल क्या है और जिंदगी की मजबूरियां, प्रेशर्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स, कल्चरल प्रेशर्स आपको क्या कुछ करने पर मजबूर वो कर सकते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, सही बुखारी से कोट कर रहा हूं। A time will come when a man will not care about how he gets things, whether lawful or unlawful. अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर देखो तो आपको एक ऐसा ही मंजर वो नजर आएगा जहां पर लोगों ने अपनी जस्टिफिकेशंस के लिए खुद से बहुत सी तावीलें निकाल रखी हैं, जिन तावीलों में वो अपने आप को हर वक्त ही समझाते रहते हैं कि उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनका अमल वो मकबूल है, वो सही है। लेकिन बहुत से औकात में दे माइट बी रॉन्ग बिकॉज वो अपने उस हसूल के लिए, अपने कामयाबी के हसूल के लिए वो दरअसल बहुत से कंप्रोमाइजेस कर रहे होते हैं, वो तमीज खो रहे होते हैं अच्छाई और बुराई के दरमियान। शेक्सपियर का एक बड़ा मशहूर कॉल है, उसने कहा कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। और लोग समझते हैं कि ये चीज जिंदगी के हर मामले पर अप्लाई हो सकती है, हालांकि जो चीज सही है वो सही है और जो चीज गलत है वो गलत है। सिर्फ आपकी सोच उसको सही और गलत वो नहीं बना सकती। Therefore, we have to be very much careful in our stance कि जब हम
सही और गलत में तमीज को पहचानने की कोशिश करें तो हमारे इरादे की पुख्तगी, हमारे पास इल्म और हिकमत, तहकीक, तदब्बुर, तफक्कुर, इन सब चीजों का होना जरूरी होगा। एक और गुमान जो बहुत से लोगों को मौजूद है वो शायद ये है कि पैसे से वो हर नाजायज चीज को जायज वो कर सकते हैं। पैसे की अहमियत से कोई इनकार नहीं। अक्सर औकात नौबत यहां तक भी पहुंच जाती है कि लोग अपना तमगा हुस्न कारकर्दगी भी बेचने को तैयार हो जाते हैं बिजली के बिल पे करने के लिए। लेकिन पैसे को खुदा मान लेना यह शायद मुनासिब इकदाम ना होगा। और पैसे को बेस बनाकर आप हर जायज और नाजायज चीज के हसूल के लिए जब कोशिश करने लग पड़ोगे तो ऑब्वियसली उससे निजाम वो दरहम बरहम हो जाएगा और हैव्स और हैव नॉट्स इनके मबैन जो फर्क है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। पावर डिस्टेंस बहुत क्रिएट हो जाएगा जिससे कि एक मुआशरे के अंदर जो तवाजन कायम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, अदलो इंसाफ कायम नहीं हो पाता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर है। उसने कहा कि अपने आप को दयानतदार बनाने के बाद आप यकीन कर लें कि दुनिया में एक बेईमान की कमी वो हो गई। बेसिकली इस स्टेटमेंट से जो मफहूम मैं पिक करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप फोकस शायद सिर्फ अपनी जात पर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट जो आगे हमारे डिस्कशन में आएगी उसका रेफरेंस मैं आपको अभी देना चाहता हूं और वो रेफरेंस ये है कि क्या एथिक्स पढ़ाई और समझाई जा सकती हैं। तो इसका जवाब हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या किसी को आप एथिकल डिबेट करके, आप गुफ्तो शनीद करके उसको एथिकल बना सकते हो? शायद डिफिकल्ट होगा। मैं नामुमकिन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, शायद डिफिकल्ट होगा। आप मैक्सिमम जो काम स्टेप 1 पे कर सकते हैं जो कि करना चाहिए और वो ये है कि आप अपनी जात का एनालिसिस करें, अपनी जात का कथारसिस करें और ये देखें कि आपके पास, आपके दौरे हुकूमत में, आपके दायरे इख्तियार में जो कुछ भी है क्या उस सब को आपने मुनासिब और ठीक वो कर लिया। अगर नहीं तो फिर आपको सबसे पहले अपनी करेक्शन उसकी जरूरत होगी। एक और अहम अमर जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही करना चाहता हूं और वो ये है कि देयर इज नो राइट वे टू डू अ रॉन्ग थिंग। रिमेंबर दैट कि आप गलत चीज को सही तौर पर भी अंजाम देकर शायद जस्टिफिकेशन वो क्रिएट ना कर सको। और हमारे यहां पर अक्सर औकात आपको बिजनेस कंसर्न्स के अंदर भी ये बात बहुत दफा देखने को मिलेगी कि जहां पर हम एक बुराई को अच्छाई बनाकर भी प्रेजेंट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि शायद हमने बेहतर काम किया है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कि एक गलत चीज को आप प्रेजेंट करते हो इन अ वे कि जैसे उसके बगैर जिंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। एट द सेम टाइम आप वार्निंग्स भी इशू करते हो जिसमें कि आप लंग कैंसर और हार्ट डिजीज का इंडिकेशन भी दे रहे हो, लेकिन यह बेसिकली कॉल ऑफ फेल में तजाद है। यह चीज डिसोनेंस क्रिएट करती है, यह चीज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। एंड अगेन हमारा जो रेफरेंस है कि यू कैन नॉट डू अ रॉन्ग थिंग इन ए राइट वे। Once there was a quiz given to a class
And the question in the quiz was, how important are ethics in today's society? And I think that this picture is self-explanatory. Right? आपने ethics के बारे में कुछ कहना है, आपने ethics के बारे में लिखना है. And again, this picture is self-explanatory. आप ethics की assignment बनाना चाहते हो, how much would be the plagiarism? So, हमने अपने लिए justifications create की हुई हैं. हम अल्फाज की अहमियत को नहीं जानते, हम काम की अहमियत को नहीं जानते, हम इरादों और नियतों को नहीं पहचानते. हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा मुनाफा वो किस चीज में है. And we always try to justify the ends at the cost of means. नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा जो इस तस्वीर में मैंने वाज़ेह करने की कोशिश की कि yes, the planet got destroyed, but for a beautiful moment in time, we created a lot of value for shareholders. अब इन तमाम चीजों का दारोमदार हमारी कोर वैल्यूज पर है. और कोर वैल्यूज की डिबेट शुरू करने से पहले हमें इस बात का बहुत क्लियर अंदाजा होना चाहिए कि हमारी वैल्यूज आखिर ड्राइव कहां से हो रही हैं. हमारी वैल्यूज हमारे जेनेटिक कोड में हैं. हमारी वैल्यूज हमें मजहब ने दी. हमारी वैल्यूज हमें डॉक्ट्राइन्स से मिली. डिफरेंट इजम्स में हमें वैल्यू सिस्टम्स मिले. हमारी वैल्यूज हमारे एनवायरनमेंट से हम तक पहुंची. और किसी भी इंडिविजुअल के पास जो भी उसका वैल्यू सिस्टम पहुंचा, उस वैल्यू सिस्टम में से जितना भी उसने अडॉप्ट किया, तो नो डाउट उसका सारा एटीट्यूड, उसके सारे कंसर्न्स वो उसी पर इन्हसार वो कर रहे होंगे. अगर हम कुरानिक पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखें, इट इज सेड इन कुरान, this is from Al-Baqarah, and surely we shall try you with something of fear and hunger and loss of wealth and lives and crops, but give glad tidings to the patient who says, when afflicted with calamity, to Allah we belong, and to him is our return. They are those on whom blessings from Allah and mercy, and they are the ones that receive guidance. इस आयत मुबारका में कई रेफरेंसेस के ऊपर बात हो रही है, लेकिन शुरू में जैसे कहा गया कि बाज़ औक़ात इंसानी जिंदगी में, इस दुनिया में हमें जो आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, उसका मतलब यह हरगिज नहीं होगा कि हम सब्र के दामन को वो छोड़ दें और हम एंड्स को एट द कॉस्ट ऑफ मीन्स वो हासिल करना शुरू कर दें. In another verse, Allah Almighty says, He who created death and life, that He may try which of you is best indeed, and He is exalted in might and oft forgiving. In another verse from Surah Al-Shura, whatever misfortune happens to you, Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran में फरमा रहे हैं, whatever misfortune happens to you is because of the things your hands have wrought, and for many of them He grants forgiveness. हम अपने अमाल के ऊपर फोकस करने की बजाय हम नतीजों के ऊपर जिंदगी को जांचना और मापना वो शुरू कर देते हैं. सूरत तकासुर अक्सर औकात एथिक्स की डिस्कशंस में मेरे जहन में गूंजती है, और इसकी पहली आया मुबारका दहला के रख देने वाली है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर, हलाक कर दिया तुम्हें दौलत की हवस ने, माल और असबाब की तलब ने गाफिल कर दिया.
हत्ता ज़रतुमुल मुकाबिर, यहां तक के तुमने कब्रें जा देखी। हमारे अमल वो हमारे नतीजों से ज्यादा अहम है, और हमें इस बात का एनालिसिस बहुत क्लियरली करना होगा कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगियों को ट्यून करें कि जिसमें हमारे लिए हमारा अमल और हमारे लिए हमारा नतीजा दोनों चीजें काबिल सिताइश हों। सूरत असर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल असर, असर के वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक कि इंसान नुकसान में है। लेकिन साथ उसका हल भी बता दिया, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की तलकीद करते रहे, दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू गेट द रियल सक्सेस। आज की अपनी इस डिस्कशन में मैं आपको वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के भी बहुत से रेफरेंसेस दूंगा और साथ कोशिश करूंगा कि मजहब के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं अपनी बात को वाजिया वो कर सकूं। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। दुनिया का अमीर तरीन आदमी जिसको हम तसव्वुर करते हैं, बिल गेट्स, करंटली he is the third richest person in the world with a net worth of $133 billion as of Jan 13, 2021। उसकी जो लेटेस्ट जो अपडेशन मुझे मिल पाई मैंने वो आपके लिए अपलोड की है। लेकिन अगर आप कुछ माजी में जाकर देखें, that while Hazrat Abdurrahman bin Auf रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stood at $606 billion net worth, अगर दुनिया के जो मौजूदा 3 अमीर तरीन लोग हैं, उन तीनों की दौलत को अगर आप कंबाइन भी कर दें, तब भी वो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के नेटवर्थ वैल्यू को नहीं पहुंच पाएंगे। अब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने किस अमल से इस फॉर्चून को हासिल किया, उसके ऊपर मैं कुछ डिबेट आपके लिए यहां पर रख रहा हूं कि द स्टोरी ऑफ अब्दुल रहमान बिन औफ reveals his business strategy, which is based upon 3 basic principles. Principle number 1, dealing in cash. Principle number 2, never wait for the higher profits or never stock things. And principle number 3, he always made fair deals. Okay? और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी को भी अगर आप एनालाइज करके देखें प्योर बिजनेस कंसर्न्स के हवाले से भी, तो यू विल कम टू नो कि कहीं पर भी उन्होंने ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड वो यूज नहीं किया, कहीं पर भी उन्होंने हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की, कहीं पर भी उन्होंने नताइज को हासिल करने के लिए मीन्स पे कंप्रोमाइज नहीं किया। अब फेयर डील्स, फॉर एग्जांपल यहां पे थर्ड पॉइंट जो मैंने आपके लिए नोट किया कि फेयर डील से मुराद आखिर क्या है, बिजनेस में फेयर डील्स आप कैसे करोगे। जैसे यहां पर दर्ज है कि द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ अब्दुल रहमान बिन औफ बिजनेस स्ट्रेटेजी इज ही नेवर यूज्ड टू हाइड एनी फॉल्ट इन हिज प्रोडक्ट्स, रादर देन कि हम प्रोडक्ट्स की फॉल्ट्स को भी खूबी बनाकर पेश करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। खालिस तरीन अज्जा से तैयार करदा जूस, खालिस तरीन अज्जा से तैयार करदा कोई भी और खाने पीने की चीज, एंड यू योरसेल्फ नोज कि उसमें कितनी चीजें कितनी खालिस हैं, वो स्वाय ब्यूटेन के फॉर्मूलाज के शायद उस जूस में और कुछ भी नहीं है। सो इफ हिज प्रोडक्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, और इफ देयर वाज इवन अ स्लाइट फॉल्ट इन हिज प्रोडक्ट, ही मेंशन्ड इट इन फ्रंट ऑफ हिज कस्टमर्स। अब फेयर डीलिंग के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में आपके सामने पेश कर रहा हूं। Allah's messenger passed by a pile of food stuff
and stuck his hand into it. When he found it wet, he asked its owner, "What is that?" The trader replied, "Rain fell on it, O Allah's messenger." The Prophet, peace be upon him, then said, "Why didn't you put it on top so that the people could see it? Whoever cheats us is not of us." Okay? खुश्क माल को नीचे रखें और गीला माल ऊपर रखें ताकि खरीदार को इस बात का अंदाजा हो कि वो असल में क्या चीज परचेज कर रहा है। जबकि हम अपनी नुमाइश की दुनिया में बज़ाहिर जो चीज बेचने को लगाते हैं, दरअसल वो चीज जब आप खरीदने को जाओगे तो वैसी अक्सर औकात नहीं पाओगे। दिस वॉज द रैशनैलिटी जिसके साथ अब मैं कुछ टेक्निकल डिस्कशंस आपके साथ शुरू कर रहा हूं। बिजनेस एथिक्स की एक मशहूर जमाना किताब रिटन बाय वेलेस्क्यूज, उस बुक से मैंने कुछ रेफरेंसेस आपके लिए पिक किए हैं जिसमें कि हम बिजनेस और एथिक्स के बारे में कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न जो थॉट्स हैं उनको कंप्रीहेंड कर पाएंगे। सबसे पहली उलझन जब वेस्ट ने एथिक्स के बारे में सोचना शुरू किया, वो उलझन ये थी कि समटाइम्स इट इज लीगल बट नॉट एथिकल, समटाइम्स इट इज एथिकल but not legal, and many a times you are just trapped in this contradiction that which way to go. Right or wrong कि इस खेल में हमने एक और तावील निकाली और वो तावील थी इट डिपेंड्स वाली। नो डाउट हिकमत, नो डाउट मसलहत वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपने हर बुरे इकदाम के बारे में तावीलें ढूंढकर, मसलहतें निकालकर आप शायद उसको सही नहीं कर पाओगे। इस स्टेटमेंट के साथ मैं इस बात पर भी एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इट डिपेंड्स की जो सिचुएशन है ये प्रिवेल करती जरूर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और हमें ये देखना और परखना पड़ेगा कि क्या वाकई इट डिपेंड्स की सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें हम राइट और रॉन्ग में तमीज की बजाय इट डिपेंड्स को बेस बनाकर अपने फैसले को वो करें। देयर आर मेनी कॉमन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसेस हैव फाउंड काउंटलेस वेज टू एक्ट अनएथिकली। और अगर आप अपनी गिरदोनवा में नजर दौड़ाकर देखेंगे तो आपको हर किराने की दुकान से लेकर एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट तक इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस में से बहुत सी प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाएंगी। इन प्रैक्टिसेस को एज पर थ्योरी हम जनरली 4 कैटेगरीज में प्लेस करते हैं। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं। फॉर एग्जांपल, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कस्टमर, दैट मे इंक्लूड फॉल्स प्रोडक्ट क्लेम्स। एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आप देखो बेशुमार ऐसे क्लेम्स आपको मिलेंगे जिनका कि उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई ताल्लुक वो नहीं होगा। हिडन टर्म्स इन यूजर एग्रीमेंट्स, अनएथिकल अकाउंटिंग, देयर आर सो मेनी कंसर्न्स जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस के तौर पर कस्टमर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, इसमें पुअर वर्किंग कंडीशंस, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे जो मसाइल हैं, दे आर वेरी कॉमन एवरीवेयर। अगर आप अनफेयर कंपटीशन की बात करो तो अनफेयर कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर आकर आप हर मुमकिन कोशिश कर पाते हो कि आप अपने ओपोनेंट की रिप्यूट को वो तबाह कर सको ताकि यू गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर। सो डिफेमेशन, ट्रेड सीक्रेट मिसअप्रोप्रिएशन, ब्राइबरी, इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें के गवर्नमेंटल इदारों की इन्वॉल्वमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक
You are always there to use unfair means to beat your competitor and to succeed in the industry. Likewise, there is a fourth category which is taken up as legal but unethical business practice, which may include selling customer data, which may include creating complex securities, which may include ignoring externalities, which may include harming environment, जिसमें के exhausting non-renewable resources, और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हम काउंट कर सकते हैं जो कि बजाहिर आपके लॉ के अंदर शायद परमिसिबल हो, लेकिन एथिकली दे आर रॉन्ग. अब जब एथिक्स की डिस्कशन की जाती है तो एथिक्स की डिस्कशन में वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. आज मौसम बहुत बेहतर है, ये खाना बहुत मजे का है, दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. जबकि एथिकल कंसर्न्स दे आर मोर लिंक्ड विद द normative judgments. Now, when we talk about normative judgments, the normative statement expresses a value judgment about whether a situation is desirable or undesirable. ठीक है, यहां से चूंकि आपके पास जजमेंट का एक पैरामीटर आ जाता है, वहां पर आप फैसला कर पा सकते हो कि ये चीज आपके लिए डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है. अब नॉर्मेटिव जजमेंट आपकी दो तरह की है. One is non-moral judgment and the other would be moral judgment. When we talk about non-moral judgment, तो उसमें legal judgments, grammatical judgments, aesthetic judgments ये involve हो जाती हैं, और non-moral judgments की evaluation वो की जाती है based upon given prescribed standards. For example, legal judgment uses legal standards, grammatical judgment uses grammatical standards, aesthetic judgment uses aesthetic standards. लेकिन ethics is rather more delicate and sophisticated phenomena, जिसमें के moral judgment involve होगी, और moral judgment को evaluate करने के लिए, अब चूंकि हमने कहा कि judgment is based upon some standard, तो वहां पर हमारे पास moral standards हैं, और moral standards they are based upon two phenomena. One is the moral norms and the other is the moral principles. अब हम इस डिस्कशन को एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं. सबसे पहली थ्योरी जो हमारे पास आती है इस नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की इवैल्यूएशन के लिए, दैट थ्योरी इज नोन एज एथिकल रिलेटिविज्म. द थ्योरी ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म सेज दैट देयर आर नो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स. ओके, स्ट्रेट अवे there are no universal moral principles. Different societies have different moral beliefs. हर इलाके के, हर दौर के, हर लोगों के अपने ख्यालात होंगे, उनके अपने belief systems होंगे. No way to judge a society's moral principles as being right or wrong. लिहाजा हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जिस क्राइटेरिया में हम किसी को गलत और किसी को सही साबित वो कर पाएं, बिकॉज कोई हमारे पास यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल नहीं है. एंड ओनली पॉसिबल जजमेंट जो हमारे पास हो सकती है वो ये है कि डज अ सोसाइटी लिव अप टू इट्स ओन मॉरल प्रिंसिपल्स, और अगर वो सोसाइटी अपने तैयार करदा मॉरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक सही अमल कर रही है तो वो एथिकल है. दैट इज द बेसिस फॉर एथिकल रिलेटिविज्म. इसका मतलब ये ठहरा कि अगर एक टेररिस्ट तंजीम अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक इकदाम कर रही है तो वो एथिकल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एथिकल रिलेटिविज्म आपके पास पैमाना क्या है जिससे कि आप ये जज कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है. एथिकल रिलेटिविज्म की थ्योरी अपने अंदर एक झूठ वो कैरी करती है. एथिकल रिलेटिविज्म इज फॉल्स. द थ्योरी मस्ट बी फॉल्स बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ. बिकॉज इस थ्योरी ने क्या कहा, दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ्स. और अगर आप इस स्टेटमेंट को इसी थ्योरी पर अप्लाई करें तो यू विल कम टू नो कि फिर तो ये थ्योरी भी गलत है. हमने ये क्यों तवक्को कर ली कि एथिकल रिलेटिविज्म इज द ओनली थ्योरी व्हिच इज राइट, व्हिच इज ट्रू एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉल्स. ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया. उन्होंने कहा देयर आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ्स. अगर कोई चीज ट्रुथ नहीं है तो फिर ये थ्योरी
100% वेटेज रखती है टू बी डिक्लेयर्ड एज फॉल्स। हमारा फर्स्ट जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए टू कंटिन्यू।